वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन के बारे में। क्या होता है इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन? ये जो टॉपिक है, एक सब टॉपिक है, ये एक पॉइंट है रूल्स एंड रिकमेंडेशंस का। तो क्या होता है वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन? सबसे पहले में इफेक्टिव पब्लिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी वैलिड पब्लिकेशन होने के लिए उसको पहले इफेक्टिव पब्लिश्ड होना जरूरी होता है। तो इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होता है? व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले किसी भी मुद्रित मामले यानी कि कोई भी प्रिंटेड मैटर को इफेक्टिवली ढंग से प्रकाशित माना जाता है। यह काफ़ी है कि प्रिंटेड मैटर कम से कम वनस्पति संस्थानों बोटेनिकल इंस्टीट्यूशंस तक वितरित किया जाए। पुस्तकालय, वनस्पतिवादियों यानी बोटेनिस्ट, लाइब्रेरीज के लिए सुलभ, आम तौर पर प्रकाशन मुद्रित पदार्थ के आदान प्रदान द्वारा, बिक्री द्वारा और वितरण से प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ें करनी होती है किसी भी पब्लिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये जो प्रिंटेड मैटर है, ये जो बोटेनिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर वितरित करना चाहिए। पुस्तकालयों के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर जो बोटनिस्ट है उन तक भी ये उपलब्ध करवाना चाहिए। इसका आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे तो हम इसकी बिक्री करके कर सकते हैं, सेल करके कर सकते हैं, या तो इसका या फिर वैसे ही इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको एक्सचेंज करना है या फिर हम बोल सकते हैं इसको पहुंचाना है। ये सभी मेथड्स क्या है इसका? एक तरह से जगह जगह पे इसको पहुंचाना है। तो ये तब इसको इफेक्टिव पब्लिकेशन माना जाता है। पुस्तकालयों या फिर माइक्रोफिल्म्स क्या होते हैं? जो फोटोग्राफ्स के ब्लूज होते हैं उनको माइक्रोफिल्म्स बोलते हैं। या तो मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में जमा करवाना प्रकाशन का गठन नहीं करता है। जैसे कि हमने कोई थीसिस लिखी, मास्टर्स के अंदर थीसिस होती है, कुछ रिपोर्ट्स बैचलर्स के अंदर भी होती है, ग्रेजुएशन के अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है कि हम कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे लिखते हैं, देन उनको एक कॉपी जो होती है वो हमें सबमिट करवानी होती है डिपार्टमेंट में, एक कॉपी लाइब्रेरी में सबमिट करवानी होती है। तो वो लाइब्रेरी में सबमिट ऐसे नहीं माना जाएगा कि हमने क्या किया, माइक्रोफिल्म्स की फॉर्म में या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में उसको जमा करवा दिया, तो उसको भी इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं मानते हैं। जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक उसको इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 31 के अनुसार नए टैक्स के हर्बेरियम नमूने, यानी कि कोई भी नया टैक्स है उसके हर्बेरियम स्पेसिमेंस का वितरण, भले ही उसके साथ मुद्रित विवरण यानी कि उसके साथ प्रिंटेड डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रभावी नहीं माना जाएगा। हमने हर्बेरियम के अंदर कोई भी हर्बेरियम स्पेसिमन लिया एंड उसका डिस्क्रिप्शन भी लिया, और वो हम नहीं मान सकते हैं कि वो क्या होगा, एक इफेक्टिव पब्लिकेशन माना जाएगा। यदि हालांकि मुद्रित विवरण स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है तो इसे प्रभावी प्रकाशन शामिल है। तो इसको अगर ये इंडिपेंडेंटली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तब भी हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रभावी प्रकाशन है, एक इफेक्टिव पब्लिकेशन है। तो जो है ये जो पॉइंट्स है इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या मानते हैं कि ये इफेक्टिव पब्लिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वैलिड पब्लिकेशन। वैलिड पब्लिकेशन के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करना चाहिए कोई भी पब्लिकेशन अगर वैलिड होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रभावी ढंग से प्रकाशित नहीं, इफेक्टिवली पब्लिश्ड होना चाहिए। इफेक्टिवली पब्लिश्ड का मीनिंग है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए बोटेनिस्ट तक, लाइब्रेरीज तक, अलग अलग बोटेनिकल इंस्टीट्यूशंस तक। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। सेकंड क्या है, इसके साथ टेक्सोन का विवरण डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, या इसके पहले और प्रभावी रूप से प्रकाशित विवरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ होना चाहिए। यानी कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस होते हैं, जैसे हम असाइनमेंट बनाते हैं कि हमने असाइनमेंट कहाँ से कॉपी किया है, गूगल से कॉपी किया है, किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, किसी बुक से हमने जो है ये कॉपी किया है, तो उसके अंदर भी हमें रेफरेंस डालना होता है। ऐसे ही जब थीसिस लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ रेफरेंस दिए हुए होते हैं। इवन जो बुक्स होती हैं उनके पीछे भी हमें रेफरेंस नज़र आते हैं, रेफरेंस वहाँ पे लिखे होते हैं। तो वैलिड कब माना जाता है किसी पब्लिकेशन को? अगर उसके अंदर डिस्क्रिप्शन हो, साथ में उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप से, इनडायरेक्ट रूप में रेफरेंस डाले गए हो। इस प्रकार जो रोक्सबर्ग है 1814 के अंदर, इन्होंने हॉर्टस बेंगेलेसिस में प्रकाशित अधिकांश नाम इनवैलिड है क्योंकि इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वैलिड होने के लिए
उसका डिस्क्रिप्शन एंड रेफरेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा प्रकाशन लैटिन में किया जाना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, या 1 जनवरी 1935 से पहले प्रकाशित लैटिन विवरण के संदर्भ में होना चाहिए। इस तिथि के पहले टेक्सा का विवरण किसी भी आधुनिक भाषा में प्रकाशित होने के बावजूद मान्य है। यानी ये एक स्टार्टिंग डेट है। अगर इससे पहले कोई भी, इस डेट से पहले कोई भी पब्लिश्ड डाटा हो चुका है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, तो उसको क्या माना जाता है, उसको वैलिड माना जाता है। लेकिन इस डेट के बाद जो है वो क्या होना चाहिए, लैटिन के अंदर होना चाहिए, तभी उसको वैलिड या फिर इफेक्टिव पब्लिश्ड माना जाएगा। किसी नाम की तारीख उसके वैध प्रकाशन की तारीख होती है। अब यहाँ पे क्या होगी, एक यहाँ पे जो डेट का जो एक जो नेम ऑफ अ डेट होनी जरूरी है। ठीक है, किसी भी नेम की डेट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके उसको वैलिड पब्लिकेशन माना जाता है। जब तक कोई नाम वैध रूप से प्रकाशित नहीं होता, यह इलेजिमेट होता है। तो इसकी डेट डालनी भी यहाँ पे क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कोई भी पब्लिकेशन वैलिड बनता है। एक तो इसका क्या होना चाहिए, ये इफेक्टिवली पब्लिश्ड होना चाहिए, इफेक्टिवली पब्लिश्ड होना चाहिए। सेकंड, इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इसके रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है, इसके रेफरेंस होने चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकते हैं, रेफरेंस होने चाहिए। इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर ये 1 जनवरी 1935 के बाद है, इससे पहले है, तो इसको ये वैलिड इसको माना जाता है, चाहिए किसी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर हो। एंड इसके अलावा जो डेट होती है, डेट ऑफ अ नेम, ये भी ठीक है, नेम ऑफ अ डेट, किसी नेम ऑफ अ डेट, किसी भी नाम की तारीख उसके वैलिड पब्लिकेशन की ही तारीख होती है, वैलिड पब्लिकेशन की ही डेट होती है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या बनाते हैं, किसी भी पब्लिकेशन को एक वैलिड पब्लिकेशन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइटेशन ऑफ द ऑथर्स। ठीक है, ऑथर्स नेम, ठीक है, ऑथर नेम की साइटेशन की जाती है, डबल साइटेशन होती है, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।